देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। घर में नन्हे मेहमान के आने के साथ ही ढेर सारी जिम्मेदारियां भी आ जाती है। बच्चे का भविष्य कैसे संवारे, ये हर पेरेंट की चिंता होती है। और हाल के दिनों में तो ये चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि पिछले कुछ साल में उच्च शिक्षा और शादी का खर्च काफी बढ़ गया है। इसलिए अगर प्लानिंग शुरू से ही न की गई तो मुश्किल हो सकती है। और आपकी इसी परेशानी को आज हम मनी गुरु में करेंगे दूर। बताएंगे आपको निवेश के 10 तरीके जो बच्चों का भविष्य संवारने में करेंगे आपकी मदद। और हमारे साथ आपकी इस मुश्किल को आसान करने के लिए फाइनेंशियल मॉल से नीरज चौहान है। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु के आज के बेहद ही खास एपिसोड में। और आज का इसलिए भी खास एपिसोड है क्योंकि बहुत सारे महिलाएं बच्चे इस वक्त हमें देख रहे हैं और शायद ये भी सोचते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग में हम अपने बारे में सोचते हैं, अच्छे इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, लेकिन कितने लोग स्पेसिफिकली बच्चों के लिए प्लानिंग करते हैं और उसकी शुरुआत बहुत जल्दी करते हैं। तो सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए। देखिए, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि कितने लोग इसको सीरियसली लेते हैं और कितनी जल्दी प्लानिंग शुरू करते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जो भी माता पिता ब्लेस होते हैं एक नए मेहमान से, तो उस समय बहुत उत्सुक होते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए। तो वो एक सही समय है, जैसे ही नन्हा बच्चा घर में आए, डे 1 डे 2 या पहले महीने में अगर वो निवेश शुरू करें, तो जो एक सबसे बड़ी हम बात बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, उस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एडवांटेज इनको मिलता है। पहले दिन से ही अगर वो निवेश करना शुरू करेंगे तो जो धनराशि उनको जुटानी है आने वाले समय में, क्योंकि उस समय ये नहीं पता होता है बच्चा कौन सा कोर्स परस्यू करेगा, कौन सी स्ट्रीम में जाएगा, उसके लिए कितना पैसा चाहिए, वो एक अंदाजन तौर पे ही एक शुरू करना होता है। तो एटलीस्ट एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस उस टाइम शुरू करना चाहिए। अवधि लंबी है तो ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट उस टाइम चूज किए जा सकते हैं जो थोड़े से जोखिम भरे होते हैं लेकिन जिनके ऊपर रिटर्न ज़्यादा आती है, तो आस्क रेट भी उस टाइम कम होता है। प्लस साथ में ही जो कुछ और चीज़ें हैं, क्योंकि एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है तो पेरेंट्स के ऊपर एक नया जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जुटाने के लिए एक खर्चा भी बढ़ गया है, तो शायद पैसा भी थोड़ा कम पड़ेगा आने वाले टाइम में। इसलिए अभी से ही वो अगर जुटाना शुरू करेंगे तो एक बेहतर तरीका है वो करने के लिए। तो चलिए शुरुआत अभी से कर लेते हैं, देर किस बात की। और जिन लोगों ने, जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए प्लानिंग की शुरुआत, फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत नहीं की है, तो हम आपको बताते हैं कि आपको जो बुनियाद है वो कैसे रखनी है। जैसा आपने कहा, बच्चा जैसे पैदा हुआ, किसे क्या पता वो क्या पढ़ाई करना चाहता है या करना चाहती है, क्या आगे लाइफ में वो बनना चाहते हैं, ये पता नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत एक बच्चे के लिए कौन से स्टेप से शुरू होनी चाहिए? तो पहला स्टेप क्या है? देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, वो ये देखना है कि आज अगर बच्चे की एज 0 है, 1 है, 2 है, जिस भी एज पे आप प्लान कर रहे हैं, तो आमूमन तौर पे 17 और 18 की वो उम्र है जब बच्चा अपनी 12th क्लास पास करता है और हायर एजुकेशन की तरफ अपना पहला स्टेप लेता है। तो अगर आज हम देखें कि रफली अगर हम कोर्स लिख लें, वो मैनेजमेंट में जाता है या वो मेडिकल में जाता है, इंजीनियरिंग में जाता है, तो आज कितना खर्चा है और वो खर्चा तकरीबन कितना होगा उस अवधि के बाद, उसको एस्टिमेट करना जरूरी है। अब जैसे मानिए कहीं को फिक्स डिपॉजिट खोलना है, एफडी में निवेश से शुरुआत करनी है, तो उसका प्रोसेस क्या रहे और कितना बेनिफिशियल है ये बच्चे की प्लानिंग के हिसाब से? देखिए, एफडी का जो रेट है आज का, अगर हम रेट मान के चलें तो रफली 7% के करीब आज एफडी अवेलेबल है ना। लेकिन उस एफडी के साथ इशू ये है कि वो टैक्सेबल है और जो आपकी इन्फ्लेशन है एजुकेशन की, वो कहीं 10% की इन्फ्लेशन है और आपकी नॉर्मल इन्फ्लेशन 7% है और आपका एफडी 7% है, तो आप एफडी से तो वो धनराशि नहीं जुटा पाएंगे। उसके लिए आपको कोई दूसरा ही रूट लेना पड़ेगा। एफडी जनरली रिकमेंडेड होती है अगर आपको अगले 2-3 साल के अंदर ही पैसा चाहिए और आप जोखिम नहीं ले सकते हैं और जोखिम लेना भी नहीं चाहिए, जैसे ही आप गोल के पास हैं, तो आप एफडी की तरफ देखें। डे 1 पे या एज 0, 1, 2, 3 पे कोई एफडी का कोई बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है। खोलना बड़ा आसान है। 2 तरीके की एफडीज होती हैं, या तो आप कॉर्पोरेट एफडी कर सकते हैं जिसमें जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाई होता है, या बैंक एफडी कर सकते हैं। बैंक एफडी में आप बच्चे के नाम से करेंगे, लेकिन समस्या यहाँ फिर वही आती है कि जब आप बच्चे के नाम से भी अगर फिक्स डिपॉजिट करेंगे और पेरेंट्स में वो इनकम क्लब होगी, तो इवेंचुअली पोस्ट टैक्स जो रिटर्न है आपको बहुत कम मिलने वाला है। तो इसलिए अवॉइडेबल है अनटिल अनलेस आपका गोल का लेंथ बहुत छोटा नहीं है। तो एफडी में पैसा कब दुगना होता है? क्या उसका कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है? क्या उसका कोई फॉर्मूला है जो कोई पेरेंट है वो ध्यान में रख सकता है?
देखिए, आप एफडी में डबल की बात कर रहे हैं तो जनरली एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 का मतलब ये है कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लेटेस्ट से 7% है तो आप 72 को 7 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो रफली 10 साल कुछ महीने में आपका पैसा डबल होगा। अगर आप इसको रिवर्स करेंगे, आप ये कहेंगे 10 साल में आपका पैसा डबल होना है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, तो उसको आप 72 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7.2% ब्याज हो गया। तो जो भी ब्याज है उसको आप 72 से अगर डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट दैट नंबर कि कितने ड्यूरेशन में या कितने ब्याज पे वो पैसा डबल होता है। ओके, तो एफडी में निवेश करके आप अपने बच्चे के भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम आपसे जानना चाहते हैं वो है डेट फंड में निवेश का। ये एक अच्छा विकल्प है बच्चे के लिए प्लानिंग के निवेश के तौर पर। देखिए, अगर हम डेट फंड की बात करें तो एफडी के कंपैरेटिवली ये एक बेटर इंस्ट्रूमेंट है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि एफडी से ज्यादा टैक्स एफिशिएंट होता है डेट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि 3 साल से ज्यादा अवधि में इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, एफडी में क्योंकि हर साल आपका ब्याज एक्रू हो रहा है तो उसके ऊपर हर साल आप टैक्स दे रहे हो। लेकिन डेट फंड में जब भी आप पैसा निकालोगे उस टाइम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के बेसिस के ऊपर आपको टैक्स देना है। टैक्स का रेट भी कम है और आपको टैक्स हर साल नहीं देना, जब आप निकालोगे तब देना है, सो दैट आपकी जो कंपाउंडिंग है वो पूरे पैसे पे होगी, ना कि टैक्स पेड मनी पे होगी। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, एफडी के मुतालिक बेहतर है। बात वही है कि अगर हम डेट इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं तो जनरली 3 से 4 साल का अगर टाइमलाइन है तो इस इंस्ट्रूमेंट को चूज कीजिए, नहीं तो और विकल्प हैं जो आप देख सकते हैं। कुछ सजेस्ट आप कर सकते हैं डेट फंड्स? देखिए, डेट फंड में अगर आपका शॉर्ट टर्म का अवधि है तो आप शॉर्ट टर्म फंड देख सकते हैं। बिरला सन लाइफ का शॉर्ट टर्म फंड है या फ्रैंकलिन का लो ड्यूरेशन फंड है। ये जनरली फंड होते हैं 2 से 3 साल की अवधि के लिए अच्छे फंड है। लेकिन अगर आपका टाइमलाइन थोड़ा लंबा है, 5 साल प्लस का टाइम होरिजन है, तो उस केस में आप डायनेमिक फंड देख सकते हो। डायनेमिक फंड में जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लॉन्ग टर्म प्लान है, डेट फंड है, डायनेमिक कैटेगरी में है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन दोनों में प्ले करता है, इंटरेस्ट रेट साइकिल्स के ऊपर, यील्ड्स के ऊपर। सिमिलरली बिरला सन लाइफ का डायनेमिक बॉन्ड फंड है। तो इस तरीके के कुछ फंड हैं जो आप 4-5 साल या उससे ऊपर की अवधि में अगर आप डेट में ही पैसा रखना चाहते हैं, वो अच्छे फंड हैं। आपको बार बार कॉल नहीं लेना पड़ेगा कि आपको फ्लोटिंग में बैठना है, शॉर्ट टर्म में बैठना है या लॉन्ग टर्म में बैठना है। यहाँ पे फंड मैनेजर अपने आप चेंज करता रहता है ड्यूरेशन, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक आप अच्छी रिटर्न जनरेट कर पाते हो डेट बिना इक्विटी का रिस्क लिए, सिर्फ डेट में ही। ओके, तो बच्चों के फाइनेंशियल प्लानिंग के तीसरे स्टेप की अब बात करते हैं, वो है गोल्ड। और जैसे ही घर पे नया मेहमान आता है उस पर हो जाती है सोने की बारिश। कभी कुछ सोने का ऑर्नामेंट, कभी कुछ। फिजिकल गोल्ड की तो भरमार हो जाती है, क्योंकि ये एक शगुन भी होता है और परंपरा भी है, हमारी संस्कृति में कहा जाता है। तो सोने में निवेश का पहले फिजिकल गोल्ड का तरीका, ये कितना सही है? देखिए, जनरली पुराने जमाने में फिजिकल गोल्ड काफी लिया जाता था, लेकिन अभी धीरे धीरे करके लोग थोड़े ट्रेंड चेंज हो गया है। अभी लोग ईटीएफ या गोल्ड फंड्स में ज्यादा निवेश करते हैं, और ये सही भी है। अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, राइट, अगर आपने इसको कंज्यूम नहीं करना है, आपने गोल्ड के ऑर्नामेंट्स नहीं पहनने हैं और बच्चे के लिए एक्युमुलेट करना है गोल्ड उसकी शादी के लिए, क्योंकि अमूमन तौर पर उसकी शादी के लिए ही जुटाया जाता है, तो आप जो पहले गिनिया खरीदते थे या बिस्किट्स खरीदते थे उसकी जगह आप गोल्ड ईटीएफ में पैसा निवेश कर सकते हैं। उसके कई सारे एडवांटेज हैं। एक तो गोल्ड ईटीएफ में आपको टैक्सेशन जो है वो एडवांटेज में मिलता है। दूसरा, चोरी होने का कोई डर नहीं है। तीसरा, उसमें कोई मिलावट का भी डर नहीं है। और एक पेपर फॉर्मेट में है, आपकी डीमैट अकाउंट में रखा हुआ है, आप कभी भी कितना भी खरीद सकते हैं, कभी भी कितना भी बेच सकते हैं। जो रेट है वो उसका गोल्ड के हिसाब से ही मूव करता है। सो कई सारे, एक और ऑप्शन आजकल आई है जो अगर हम देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोल्ड सॉवरन गोल्ड फंड्स भी लेकर के आ रही है, जिसमें सोने के ऊपर ही आप थोड़ा सा ब्याज कमा रहे हैं। हालांकि वो बहुत मामूली है, बट स्टिल एक बेटर ऑप्शन है फिजिकल गोल्ड एक्वायर करने से। तो आई थिंक या तो ईटीएफ की तरफ आप देखें या गोल्ड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गोल्ड सेविंग्स बॉन्ड है उनकी तरफ देखें, अगर आपको सोना जुटाना है अपने बच्चों के लिए। तो ईटीएफ और गोल्ड बॉन्ड में भी, या फिर गोल्ड बॉन्ड्स हो गए और जो सरकार का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, उसमें ज्यादा पॉपुलर कौन सा है और आप उसमें किसको प्रायोरिटी पे रखेंगे? देखिए, अभी तो जो पॉपुलर है वो गोल्ड ईटीएफ है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मेरा मानना यह है कि गोल्ड सेविंग बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि उसमें आपकी एक तो डीमैट की कॉस्ट नहीं है, ठीक है, आपकी फंड मैनेजमेंट की कॉस्ट भी नहीं है। तीसरा, उसके अंदर आपको कुछ ब्याज भी मिलता है। तो अगर इन तीनों को हम कंसीडर करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गोल्ड सेविंग बॉन्ड एक अच्छी चॉइस है। सिर्फ समस्या ये है कि वो हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। और कुछ फंड्स भी, इनफैक्ट कुछ गोल्ड फंड्स की अगर बात करें तो कुछ गोल्ड फंड्स और उसके पिछले 5 साल के रिटर्न भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, और आप अपने हिसाब से
अपने विवेक का इस्तेमाल करके आप ऐसे किसी फंड में निवेश भी किया जा सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ और निवेश के बारे में बात करेंगे जो आप अपने बच्चे के लिए, उसके भविष्य के लिए कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक कॉलर से बात कर लेते हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बताइए सर, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? हेलो जी जी सर, बताइए क्या नाम है आपका और कहाँ से आप? माई सेल्फ मनीष फ्रॉम मुंबई। मैंने अपने बच्चे के बर्थ पे मैंने एक SIP लिया है, 3 SIP लिया है। एक लिया है मैंने L&T वैल्यू इंडिया फंड इक्विटी के लिए, एक लिया L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड, और तीसरा लिया मैंने ICICI मल्टी कैप फॉर 18 ईयर्स। ओके, तो क्या करना चाहिए? क्या अभी तक मैं देखता हूँ तो मुझे ओवरऑल नेगेटिव दिखता है। मैं 30,000 पर मंथ भर रहा हूँ SIP में। मैं और इंक्रीज भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ बेनिफिट दिख नहीं रहा। मैं जब भी म्यूचुअल फंड देखता हूँ तो मुझे ओवरऑल नेगेटिव दिखता है। तो कितना बड़ा बच्चा है आपका? 7 मंथ का है जस्ट। 7 मंथ का? और 7 महीने से ही आपने अपने बच्चे के लिए स्पेशली इन फंड्स में निवेश करना शुरू कर दिया? यस, बहुत ही अच्छा आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए प्लानिंग, मतलब पढ़ाई के लिए और शादी की भी गोल रखा है आपने इन फंड्स के जरिए? नो मैम। तो फिर क्या गोल है आपका? इसके लिए जो भी इन फ्यूचर अगर इनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। ओके ठीक है, पहले आपके इन 3 फंड्स के बारे में जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। सर बताइए कि 3 फंड्स कैसे हैं और 7 महीने के बच्चे की प्लानिंग इन्होंने अभी से शुरू की, जिसकी हम बात अभी कर ही रहे थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया मनीष जी आपने। जैसा कि आपके अप्रीहेंशन है कि आपने भी इक्विटी में इन्वेस्ट किया और उसमें आपको नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी आपका टेन्योर कुछ भी नहीं हुआ है अगर आप देखें, और ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी हमेशा इस बाजार में बनी रहेगी। लेकिन अगर हम यहाँ से एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलें और एक बड़ा नजरिया लेकर के चलें इस लंबी अवधि का, तो आपका ये चयन बहुत सही है। इक्विटी फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको एक अच्छे रिटर्न जनरेट करेगा और आपको एक कॉर्पस बिल्ड करने में सहयोग करेगा जो आपको आपके बच्चे की एजुकेशन में काम आएगा। तो आप बिल्कुल विचलित ना होइए शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से। ऐसा होता है अक्सर, हमने देखा है कि पहले 1 साल 2 साल अगर आपको नहीं भी रिटर्न आया तो आपके लिए अच्छा है। अगर मार्केट नीचे है तो आप ज़्यादा यूनिट्स एक्वायर कर रहे हैं तो आप तो रादर प्रे कीजिए, क्योंकि आपको आज पैसा नहीं चाहिए, आपको पैसा चाहिए 18 साल के बाद। तो जितना बाजार नीचे गिरेगा, जितना बाजार डाउन होगा, आप उतनी ज़्यादा यूनिट्स अकोमुलेट करेंगे और जैसे ही बाजार वापस टर्न लेगा अपसाइड पे, आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो इसलिए आपको चिंता करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस अवधि के लिए अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। और प्लस जो आपने स्कीम्स चूज की हैं, या L&T की आपने स्कीम्स चूज की हैं या बिरला की है, स्कीम्स तीनों अच्छी हैं, इसमें कोई चेंज करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। आप बादस्तूर अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखिए। ओके सर। जी ठीक है, अब अगले कॉल से बात करते हैं। मुंबई से अमोल जी इस वक्त हमारे साथ है। अमोल जी, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैम, मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए सोच रहा था। मेरी बेटी है 1.5 मंथ की, एंड मैं सोच रहा हूँ कि एक स्मॉल कैप फंड ले लूँ, जिससे बिकॉज आई हैव नजरिया जो है वो 15-20 ईयर्स का है। तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा? हाउ रिस्की दैट कुड बी? बताइए नीरज जी। देखिए अमोल, जो आपका टाइमलाइन है उस हिसाब से कोई बुराई नहीं है स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करने के लिए। आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बात का ध्यान जरूर रखें, जैसे आप अपने गोल के नजदीक आए तो आपको ये एक्सपोजर थोड़ा कम करना पड़ेगा और धीरे धीरे, जब लास्ट ईयर गोल रहे एक साल पहले, आपको अपना इक्विटी एक्सपोजर 0 कर देना चाहिए, क्योंकि कोई सरप्राइज नहीं मिलना चाहिए जब वो गोल आपके सामने हो। ऐसा नहीं हो कि मार्केट खराब हो और आप निकाल नहीं पाए। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, आप तीनों में से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां भी आपका टाइमलाइन 15-20 साल के करीब है। तो सिर्फ जैसा मैंने कहा, जब गोल पास में आए उसके पहले आप अपना एक्सपोजर धीरे धीरे ट्रिम करना शुरू करें और लास्ट 5 इयर्स में वो 0 पे आप लेकर के आ जाइए, सो दैट यू डोंट हैव एनी सरप्राइज। तो दैट इज ओनली व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। ओके, कुछ और तरीके अपने बच्चे के लिए जो आप फाइनेंशियल प्लानिंग सोच रहे हैं, उसमें कई लोग नीरज जी प्रॉपर्टी में भी निवेश करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी मार्केट की हालत क्या है ये तो हम में से हर कोई जानता है और वर्षों से लोग करते आ रहे हैं ट्रेडिशनली। चलिए, एक अपना घर हो बहुत अच्छा है, बच्चे के लिए कम से कम एक घर तो खरीद के रखे, लेकिन ये कितना फायदे का सौदा है? देखिए, हमने अक्सर देखा है जब हम बात करते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं हमने इसके नाम से एक प्लॉट खरीद लिया है या हमने इसके नाम से एक फ्लैट खरीद लिया है, जो जब इसकी शादी होगी तो हम उस टाइम इसको बेच देंगे। कहने में, थ्योरी में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम ये एंटिसिपेट नहीं करते हैं
कि जब वो इवेंट आएगा उस टाइम प्रॉपर्टी मार्केट कैसी होगी, क्या वो प्रॉपर्टी लिक्विड होगी या नहीं होगी, क्या उस टाइम हम बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे, वो एक मेजर इशू है। क्योंकि आप गोल को डेफर नहीं कर सकते। लेट्स से आपके एजुकेशन के लिए 17 साल के बाद पैसा चाहिए, 18 साल की उम्र में पैसा चाहिए, तो आप ये नहीं कर सकते हो कि बेटा अभी आप रुको, हमारा प्रॉपर्टी नहीं बिक रहा है, तो जब बिकेगा तो आपको एजुकेशन हायर हम करा देंगे। इसलिए जनरली प्रेफर्ड एसेट एलोकेशन में जो इस तरीके के गोल हैं वहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स बेहतर एक विकल्प है, क्योंकि आप वो एक लिक्विड एसेट है और आप उसको पार्ट्स में भी बेच सकते हैं। तो इसलिए आई एग्री कि जो पुराने ज़माने में लोग थे या जो पुराना एक कन्वेंशनल तरीका था उसमें प्रॉपर्टी एक खरीदी जाती थी गोल्स को लेकर के, बट आज ये एक बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। और अगर हम लेते भी हैं उसकी ईएमआई बनाते हैं तो फिर आपके बाकी गोल्स भी जो है वो सफ़र करते हैं। सो मेरा मानना ये है कि अनटिल अनलेस आपके पास एक बड़ी धनराशि नहीं है कि आप वो अगर ले लें उस टाइम नहीं भी बिके, आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, सेकंड लाइन ऑफ अल्टरनेटिव नहीं है, तो फिर आप थोड़ा अवॉइड करें। प्रॉपर्टी एक बहुत अच्छा विकल्प शायद नहीं है, फाइनेंशियल एसेट्स बेटर विकल्प हैं इन चीज़ों के लिए। ओके, तो अब तक हमने जिन निवेश के जरियों की बात की, निवेश के 10 तरीके हम आपको बता रहे हैं अपने बच्चे के भविष्य संवारने के लिए, जिसमें एफडी उसकी चर्चा हमने की है, फिर डेट फंड में निवेश पर चर्चा की है, गोल्ड यानी सोना जिसमें गोल्ड बॉन्ड्स, ईटीएफ या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स कैसा रह सकता है इस पर चर्चा की, और इसके अलावा हमने प्रॉपर्टी में निवेश पर चर्चा की, जिसको लेकर नीरज जी आप कह रहे हैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं नजर आ रहे हैं क्योंकि उतना ज्यादा फायदे का सौदा नहीं हो सकता है। लेकिन सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना कुछ समय पहले लागू की थी, खासतौर पर छोटी बच्चियों के लिए, सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। अब थोड़ा सा उसका जो इंटरेस्ट है वो भी डाउन कर दिया, लेकिन फिर भी काफी अट्रैक्टिव बनी हुई है। अब काफी दर्शक अभी भी पूछते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना असल में हम इसका फायदा और लाभ कैसे उठाएं। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना एक बहुत अच्छी योजना है हमारे विचार से, क्योंकि ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप एफडी में पैसा लगा रहे हैं, डेट फंड्स में लगा रहे हैं, इन दो एफडी में आपका इनकम टैक्स लगता है, डेट फंड में वो मार्केट की वॉलेटिलिटी है, इंटरेस्ट रेट की वॉलेटिलिटी है जो उसको इफेक्ट करती है। ये एक ऐसी स्कीम है जिसको ये दोनों ही इफेक्ट नहीं करते हैं। जो भी आपका ब्याज है वो उसके ऊपर किसी तरीके का टैक्स नहीं है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो एटीसी में भी क्वालिफाई करता है, सॉवरेन गारंटी इस फंड को अवेलेबल है, और सिर्फ ये कन्या या बच्ची के लिए अवेलेबल है। टोटल जो टेन्योर है स्कीम का वो 21 साल है, और 15 साल से पहले आप वो पैसा नहीं निकाल सकते हैं अनटिल अनलेस अगर बच्ची की एज 18 साल की नहीं हो गई है या उसके बाद उसकी शादी का कोई विकल्प आपके सामने आ गया है, तभी आप पैसा निकाल पाते हैं। जो रियल रिटर्न का एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं कि जो आपकी रिटर्न्स हैं वो आपके इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए टैक्स पे करने के बाद। तो अगर आप आज भी देखें, सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज है 8.1% और जो हमारी इन्फ्लेशन है वो इससे नीचे है, तो आप रियल रिटर्न पॉजिटिव हैं। सो कोई भी इन्वेस्टमेंट जो रियल रिटर्न पॉजिटिव होती है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। तो जीरो रिस्क अगर हम देखें, रियल रिटर्न पॉजिटिव है, तो उस लिहाज से एक बहुत अच्छी स्कीम है। मेरे ख्याल से ये हर माता पिता को अपनी बच्चियों के लिए खोल लेना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी तरीके का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि आपको इतना ही अमाउंट जमा कराना है। सिर्फ 1000 रुपए से आप एक अकाउंट कंटिन्यू कर सकते हैं और 1.5 लाख तक मैक्सिमम डाल सकते हैं। सरकार ने लिमिट भी डाली हुई है कि 2 बच्चियों से ज्यादा आप इस अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। सो एक रिस्ट्रिक्शन सरकार ने भी इसलिए डाली है क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब्सिडाइज कर रही है इस स्कीम को। तो एक बेहतर विकल्प है, जरूर देखना चाहिए। पोस्ट ऑफिस में आराम से अकाउंट इसका खोला जा सकता है, सरकार निजी बैंक में भी योजना के लिए खाता खोल सकते हैं, और सबसे बेस्ट आयकर कानून की धारा 80G के तहत इसमें आपको छूट मिलेगी। तो ये है खूबियां सुकन्या समृद्धि योजना की। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं लखनऊ से, अंकुर जी। अंकुर जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुड इवनिंग मैम। जी, मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी 3.5 साल की है और दूसरी बेटी जो है वो 1 साल की भी। जी, पहली बेटी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि 25,000 रुपए सालाना जमा करता हूँ सुकन्या समृद्धि में। ओके। और दूसरी बेटी के लिए मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि SBI का कोई चिल्ड्रंस बेनिफिट प्लान है, म्यूचुअल फंड है, तो क्या वो ठीक है इन्वेस्ट करने के लिए? बताइए नीरज। देखिए, ऐसा नहीं है, आप दोनों के अकाउंट खोल लीजिए। अगर दोनों बच्चियां हैं, बेटा नहीं है दूसरा, तो और सुकन्या समृद्धि आप दोनों का खोल सकते हैं, जैसा हम बात कर रहे थे, खोलने में कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद आप पैसा उसमें डालिए। दूसरा जो आप SBI का चाइल्ड फंड बता रहे हैं, वो एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है, तो जरूरी नहीं है आप चाइल्ड प्लान ही लें, ऑप्शन है, आप चाइल्ड प्लान भी ले सकते हैं, उसके नाम से कोई एक 100% इक्विटी फंड भी ले सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अभी छोटा बच्चा 1.5 साल का है, 16-17 साल की अवधि है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक 100% इक्विटी फंड चूज करिए, चाहे वो आप मल्टी कैप चूज करिए, क्योंकि उसमें रिटर्न जनरली ज्यादा बनेगा इस लंबी अवधि के हिसाब से।
सुकन्या समृद्धि में आप धीरे धीरे एलोकेशन बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे आप गोल के नजदीक आएंगे, क्योंकि आपको अपना रिस्क कम करना है। सो आप दोनों में बैलेंस बना करके रखिए। शुरू में डेट कम रखिए और इक्विटी ज्यादा रखिए, और जैसे जैसे गोल के पास होंगे तो डेट ज्यादा रखिए और इक्विटी कम कर दीजिए। उस स्ट्रेटेजी के साथ आपका रिस्क भी कम रहेगा और आपकी रिटर्न्स भी बढ़िया रहेंगी। तो एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो सुपीरियर रहेगी एज कंपेयर टू ज्यादा डेट अभी और ज्यादा इक्विटी बाद में। और अभी शुरुआत के लिए कैसे फंड में निवेश कर सकते हैं? कोई फंड आप इन्हें सजेस्ट करेंगे? शुरुआत में आप कोई भी मल्टी कैप यूज कीजिए, जैसे एल&टी का वैल्यू फंड है, बिरला सन लाइफ का अगर लार्ज कैप आप देखें फ्रंटलाइन फंड है, मेरा एसेट का इंडिया इक्विटी फंड है, तो किसी भी फंड में आप निवेश करें। अगर आपको चाइल्ड प्लान नहीं लेना है तो एक HDFC का चाइल्ड गिफ्ट फंड है, बहुत अच्छा फंड है और बहुत पुराने अवधि से चला रहा है, वो भी हाइब्रिड फंड है। इनफैक्ट हम इसी अगले स्टेप की चर्चा भी करने जा रहे थे नीरज जी की, मतलब क्या सही है, चाइल्ड प्लान लेने के लिए भी लोग ज्यादा उत्सुक रहते हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियल है, या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश के जरिए अपने बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं? देखिए, इस सवाल के दो जवाब हैं। अक्सर हमने ये देखा है कि इन्वेस्टमेंट में एक इन्वेस्टर बिहेवियर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, अगर आप एक नॉर्मल प्लान लेते हैं जिसमें चाइल्ड का नाम नहीं है, तो वो कभी भी बीच में जरूरत पड़ने पे उसको भुना दिया जाता है और वो गोल का जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है। जब भी हम उसमें चाइल्ड नाम आ जाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, आपने केवीपी खरीदा पोस्ट ऑफिस में, या आपने बच्चे के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट किया या पीपीएफ अकाउंट खोला, अक्सर माँ बाप ये करते हैं कि उसमें से पैसा नहीं निकालते, क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट है, एक इमोशनल सेंटीमेंट अटैच हो जाता है। हालांकि रिटर्न्स में बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, मल्टी कैप कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी रिटर्न देता है एज कंपेयर टू हाइब्रिड फंड, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग के पीछे अच्छा ये तो मेरा पैसा है, चलो निकाल लो, अभी इस्तेमाल कर लो, फिर दोबारा इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन जहां बच्चे की बारी आती है, नहीं इसको नहीं टच करते, कहीं और से प्रोविजन करने की ज्यादा डिसिप्लिन रहते हैं बच्चों के मामलों में। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है, इसीलिए अक्सर आप देखेंगे कि जिस पैसे में बच्चे का नाम लिखा हुआ है वो नहीं भुनाया जाता, वो नहीं एनकैश होता, चाहे कितनी भी जरूरत क्यों नहीं आन पड़े। जिसमें नहीं है वो एनकैश हो जाता है। और इंश्योरेंस पॉलिसी भी अगर आप देखें तो अक्सर हमने ये देखा है कि जो चाइल्ड प्लान है लोग उसी में खरीदते हैं, अपनी इंश्योरेंस नहीं कराते। राइट, वो कहते हैं आप चाइल्ड के लिए पॉलिसी कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये सेंटीमेंट, ये बिहेवियर समझना बहुत जरूरी है कि ये आपके रिटर्न्स को कैसे इफेक्ट करता है, आपके इमोशंस को कैसे इफेक्ट करता है, और लंबी ड्यूरेशन तक आपका कौन सा निवेश चलता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप कर रहे हैं तो क्यों ना इस इमोशनल एडवांटेज को लिया जाए। आप निवेश करिए, बच्चे के नाम से निवेश करिए, सो दैट एटलीस्ट आप एक डिसिप्लिन तरीके से तो चलेंगे और उसको बीच में बुनाएंगे नहीं। तो इसको क्या इस तरीके से लिया जा सकता है, चाइल्ड प्लान लेना ही हो तो म्यूचुअल फंड के प्लान ले लें, म्यूचुअल फंड के चाइल्ड प्लान लें? बिल्कुल ले सकते हैं आप, म्यूचुअल फंड के चाइल्ड प्लान लें। अगर नॉर्मल प्लान भी ले रहे हैं तो वो आप चाइल्ड के नाम से लें। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप चाइल्ड प्लान ही लें म्यूचुअल फंड में। लेट्स से आप म्यूचुअल फंड का कोई मल्टी कैप स्कीम चूज करते हैं तो वो आप बच्चे के नाम से ले लें। एटलीस्ट एक डिमार्केशन है, क्लियर है। इसके अलावा एक स्ट्रेटेजी जनरली और रखनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये नोट कर लें कि ये आपने जो इन्वेस्ट किया है किस गोल के लिए किया है, इस गोल का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बकेट सिस्टम यूज करेंगे कि मेरे चाइल्ड एजुकेशन के लिए है, चाइल्ड मैरिज के लिए है, तो आपको मालूम होगा कि आपका कितना गोल था, आप कहाँ तक पहुंचे, क्योंकि स्कीम स्टैग्ड है उसके साथ। अगर स्कीम स्टैग नहीं है तो वो एक बकेट है, आपका पानी डलता जा रहा है, मालूम ही नहीं है कि किस इस्तेमाल में कौन से वाला पानी आने वाला है। सो इट इज अ प्रेफर्ड अप्रोच कि आप एक बकेटेड अप्रोच लें और उस नाम से आगे गोल लिख लीजिए, ये स्कीम इस गोल से लिया है, इस बच्चे के नाम से लिया है, तो क्लियर डिमार्केशन होगा और आपको मालूम होगा, आप उस गोल को मॉनिटर भी कर पाएंगे, कम है ज्यादा है उस हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन। और मतलब अपने बच्चे को गिफ्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारे चाइल्ड प्लान्स हम दिखा भी रहे हैं। इसमें कोई 3 फेवरेट आप अपने बता सकते हैं, एडवाइस करें कि हाँ ये बेहतरीन फंड्स हैं? देखिए, अगर हम चाइल्ड प्लान्स की बात करें, जैसा मैंने कहा HDFC चाइल्ड गिफ्ट फंड एक अच्छा फंड है, कंटिन्यूसली अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। ICICI का चाइल्ड केयर प्लान है, वो भी एक अच्छा फंड है, अभी थोड़ा सा परफॉर्मेंस हल्की हुई है बट अदरवाइज एक लॉन्ग टर्म परफॉर्मिंग फंड है। और एक नया फंड अभी एक्सिस का भी फंड आया है जो एक रीजनेबली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक्सिस की कैटेगरी में काफी फंड्स अभी ठीक कर रहे हैं, तो ये तीनों फंड में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ओके, एक और कॉलर से बात करते हैं, मुंबई से विकास जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, हेलो जी, बताइए। मेरा एक्चुअली 2 महीने के सन के लिए मैं 2 फंड में निवेश करना चाह रहा था। एक्चुअली मैं थोड़ा मार्केट में रिसर्च करके थोड़ा 2 फंड सिलेक्ट किया है। मेरा भी ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में निवेश है जी। और मैंने बच्चे के लिए जो 2 प्लान सिलेक्ट किया है वो है SBI का ब्लू चिप फंड और मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप 35 फंड।
ओके। जिसका टाइम होरिजन मैंने रखा है 20 साल और 25 साल के लिए, उसका एडुकेशन और शादी के पर्पस के लिए, अराउंड 50 लाख एंड 1 करोड़। तो मुझे कितना निवेश करना शुरू हो पड़ेगा और मेरा जो फंड सिलेक्ट किया है वो क्या सही है? वो ठीक है सर, नीरज जी से जान लेते हैं, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है, बताइए। देखिए, ये जो राशि है आपकी निवेश की, ये पर्याप्त नहीं होगी जो आपके गोल्स हैं, तो इसलिए एक बार आप मैथ जरूर करें। आज की डेट में बहुत सारे कैलकुलेटर अवेलेबल हैं जिसके अंदर आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आप एज्यूम करते हैं और क्या टाइमलाइन है आपका, उसके बेसिस के ऊपर आपको कंट्रीब्यूशन बता देंगे या फिर आपका कॉर्पस बता देंगे आप कितना जुटा पाएंगे। सो वो एक एक्सरसाइज आप जरूर करिए। दूसरा, जो आप दो फंड्स की बात कर रहे हैं, एसबीआई का ब्लू चिप फंड और मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस 35 फंड, दोनों अच्छे फंड हैं, किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं है इन फंड्स में निवेश करने का। आप जरूर करिए और कंटिन्यूसली करते रहिए। और अगर आपको आने वाले टाइम में लगता है कि जो आपकी ये राशि है ये अपर्याप्त होगी तो कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे करके बढ़ाइए और आप अपने गोल को उसके बाद अचीव कर पाएंगे, बट मैथ्स जरूर कर लीजिए। ओके, तो शो के आखिरी 2 मिनट में हम 2 और तरीके बताने जा रहे हैं कि आप अपने बच्चे के भविष्य को कैसे संवार सकते हैं। इंश्योरेंस, या ये कह सकते हैं नीरज जी, एक टर्म प्लान लेना ज्यादा बेटर रहेगा एक बच्चे के लिए रादर देन अ चाइल्ड प्लान। देखिए, अगर हम बात करें एज ए फाइनेंशियल प्लानर तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि बिना टर्म प्लान के आप अपनी इंश्योरेंस जो है, जो एडिक्वेट इंश्योरेंस की आप बात करते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से, वो नहीं अचीव कर पाएंगे जहां पर आप इन्वेस्टमेंट के साथ उसको जोड़ते हैं। सो एक टर्म प्लान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही नन्हा मेहमान घर में आता है तो हमने जैसे कहा एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। इन केस ऑफ लॉस ऑफ अ ब्रेड अर्नर वो सारे गोल्स आपके मीट नहीं हो पाएंगे। सो वो एक फर्स्ट स्टेप है लेने का, तो जरूर ले लीजिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे जरूरी जो कि हम बताना चाहते हैं मनी गुरु की तरफ से तमाम दर्शकों को, बच्चे के जो स्किल्स हैं, उनके गुर है, वो भी निवेश बहुत बड़ा माना जाता है। तो जो उनकी कला है उनको संवारिए, बच्चों को बचत और खर्च जैसी बातों के बारे में बताइए। पहले उनके लिए जो आप प्लान्स ले रहे हैं म्यूचुअल फंड में, जो उनको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, पहले खुद कीजिए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत डालिए और डिसिप्लिन बनाइए, जिससे कि आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग की अच्छी आदतें हैं आपके बच्चों में भी जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग के 10 खास टिप्स दर्शकों को देने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही।